हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्रतियोगियों, आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हार्दिक से स्वागत है। हमारे दो यूट्यूब चैनल हैं, एक शाला सुगम जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए है तथा एक है शिक्षा सुगम जो हमारे प्रतियोगी और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप इन दोनों ही चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारी वेबसाइट है www.salasugam.com, इसे आप ज़रूर विजिट करें। ये शिक्षक साथियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर और कम्पिटिटर कॉर्नर के अंदर हज़ारों किताबें, नोट्स, PDF, पेपर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे शिक्षक साथियों के लिए कई प्रकार के आदेश फॉर्मेट, एक्सेल सीट वगैरह उपलब्ध हैं। हमारा फेसबुक पेज है शाला सुगम, इसे आप ज़रूर लाइक करें। साथ ही हमारा ट्विटर अकाउंट है, इसे फॉलो कर लें। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप टेलीग्राम चैनल शिक्षा सुगम ई स्टडीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो भी हमारे वीडियो हैं वो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समस्त प्रतियोगियों का शिक्षा सुगम पर हार्दिक से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा दुर्ग है वो है जोधपुर दुर्ग। जी हाँ, जोधपुर दुर्ग। इस दुर्ग से संबंधित हर बार कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया? राव जोधा ने। कब करवाया? इसका समय था विक्रम संवत 1515 और ज्येष्ठ सुदी थी उस समय, और ज्येष्ठ सुदी की एकादशी को, और वार पड़ा था उस समय शनिवार। ठीक है, अगर इसकी तारीखों में, अंग्रेजी तारीखों में बात की जाए तो इसका निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ऐसी एक कहानी है, एक कथा है कि इस किले की जो नींव का प्रथम पत्थर है वो किसने दिया था? वो दिया था रिद्धिबाई ने। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिद्धिबाई कौन है। अगर मैं दूसरा नाम बताऊंगा तो आप सीधे पहचान लेंगे। ये रिद्धिबाई है हमारी आराध्य देवी करणी माता। करणी माता। अब जिस पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बनाया गया है, उस पहाड़ी के ऊपर एक तपस्वी रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? चिड़ियानाथ। इसलिए इस पहाड़ी को क्या कहते थे? चिड़िया टुक। कहीं कहीं ऐसे भी सुनने में आता है कि इस पहाड़ी के ऊपर चिड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा आती थी और इनकी टहटहाने की आवाज़ें हैं वो ज़्यादा आती थी, इसलिए इस पहाड़ी को चिड़िया टूक कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर चिड़ियानाथ नाम के एक योगी तपस्वी हुए थे, वो इस पहाड़ी पर रहते थे। ठीक है, इस चिड़िया टूक पहाड़ी के कारण ही इस दुर्ग का एक और नाम पड़ा था, वो था चिड़िया टूक दुर्ग। ठीक है, ये इसकी एक जनरल बात आ गई। अब उस समय इस दुर्ग के निर्माण के लिए पहले योजना थी कि इस दुर्ग का निर्माण है वो मसूरिया पहाड़ी पर किया जाए। मसूरिया पहाड़ी जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है और मेला भी खूब भरता है। मसूरिया पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया जाना था, लेकिन वहाँ पानी की कमी थी। पानी की क्या थी? कमी थी। इसलिए इस दुर्ग का निर्माण कहाँ डाइवर्ट हो गया? चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर। जोधपुर दुर्ग काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा है, और इसकी विशालता के कारण, ही इसे क्या कहा गया? मेहरानगढ़। क्या कहा गया था? मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाने लगा। एक और इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है?
मोर के आकार की या मयूर के आकार की। ठीक है, इसलिए इस दुर्ग को कहते हैं, क्या कहेंगे, मयूर ध्वजगढ़। क्या कहेंगे, मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, तो मोर के आकार का होने के कारण इसे क्या कहा गया था, मयूर ध्वजगढ़ कहा गया था। इसे मोर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, और इसके अन्य नाम हैं वो आपको मैं बता दूं। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि। इसे सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे कागमुखी गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुंह है वो कैसा है, एक कोए के समान है, एक पक्षी के समान है। और अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये ऐसे भारत के नक्शे के समान लगभग दिखाई देता है। और इसका जो आगे का जो मुंह है वो एक कोए की मुंह है या चोंच है उसके समान होता है, इसलिए इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका कागमुखी क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं इस किले के बारे में। 3 अंग्रेज लोग थे और उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। तो उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है हमारे रूडयार्ड क्लिपिंग का। रूडयार्ड क्लिपिंग। रूडयार्ड क्लिपिंग ने इसकी विशालता को देख करके, विशालता को देख करके, जब आप इस किले को देखोगे तो आपको खुद को भी अचंभा होगा, कितना बड़ा किला कैसे बना दिया। ठीक है, तो रूडयार्ड क्लिपिंग ने क्या कहा, कहा कि इस किले का निर्माण किसने किया, परियों और फरिश्तों ने। परियों व फरिश्तों ने इसका निर्माण किया था। उसको खुद को भी आश्चर्य हुआ था, यार ये कैसे बन सकता है, इतना बड़ा किला, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो उसने कहा कि इस किले का निर्माण है वो परियों और फरिश्तों ने किया हो, ऐसा लगता है। इस किले के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि जब इस किले की नींव लगाई जा रही थी तो नींव में एक व्यक्ति को जिंदा दफनाया गया था। नींव में जीवित दफनाया गया। किसे, राजा राम मेघवाल। कई कई किताबों में राजिया नाम भी मिलता है, तो ये राजा राम ही है। राजिया और जाति में बाम्बी भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजा राम मेघवाल ही है। और जहां पर राजा राम की जीवित समाधि दी गई नींव के अंदर, उसके ऊपर किसका निर्माण करवाया गया, उसके ऊपर एक तो खजाना घर बनाया गया, एक तो खजाना था, और क्या बनाया गया वहाँ, नकार भवन, नकार खाने। ये 2 चीज़ें उस जगह स्थित है जहाँ पर राजा राम मेघवाल को जीवित समाधि दी गई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि तन जड़ खांगा तीक पाड़ी, घना खल पोडिया, किरतो नग कोडी के जड़ियो, गढ़ जो धाणे रे। इसके बारे में एक और भी कहा जाता है कि मंडोर से एक ब्राह्मण को भी उस समय बुलाया गया था। ठीक है, मंडोर से एक ब्राह्मण को बुलाया गया था, और फिर कहा जाता है कि उसका जो कलेजा है वो निकाल करके इस किले में चुनवाया था। उसको भी अब कंफर्म नहीं है कि उसकी मतलब उसका हवन कुंड में उपयोग किया गया था या, लेकिन ये एक किंवदंती है, इसका कंफर्म अभी तक कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जोधपुर के जो लोकल लोग हैं वो जब भी आपको मिलेंगे तो वो इस बात का उल्लेख आपको करेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा भी हुआ था। अब ये जो किला है वो भूतल से 121 मीटर की ऊंचाई पर है। भूतल से कितना है, 121 मीटर। भूतल से 121 मीटर
ऊंचा। ठीक है, और ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। यह प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस में कि जोधपुर का किला है वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर था गिरि दुर्ग। आपको मैंने बताया था कि इस किले के बारे में 3 अंग्रेज लोगों ने अलग अलग बातें बताई थी, तो उसमें मैंने आपको पहला तो बताया था रूडयार्ड क्लिपिंग, जिसने कहा कि इस किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? परियां और फरिश्तों ने करवाया था। लेकिन हमारे एक और राजस्थान के इतिहास में जाने माने नाम है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने बताया था कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती है। मतलब कह सकते हैं जोधा के बेटे किले की खिड़कियों से देखकर ही अपना साम्राज्य चला सकते हैं। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जोधा के बेटे महल की खिड़कियों से अपनी सल्तनत का संचालन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस किले की। अब हम बात करते हैं प्रमुख प्रवेश द्वार। किसी भी किले का जो नाक है, नैन नक्श है, वो उसके प्रवेश द्वार होते हैं। तो राजा जब भी बाहर से जीत करके आते थे तो वो सबसे पहले अपने किलों के प्रवेश द्वारों को ही सजाते थे, क्योंकि बाहर से जब आदमी कोई आता था तो वो किलों को ही देखता था, किले के दरवाज़ों पर उनकी नज़र पड़ती थी। तो जोधपुर में ही ऐसी एक पोल है जिसका नाम है, क्या है नाम? जयपोल। क्या नाम है? जयपोल। ये दुर्ग के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व का मतलब हो गया ये लगभग जैसलमेर की तरफ कह सकते हैं, नहीं बीकानेर की तरफ। ठीक है, अब इस जयपोल का निर्माण है वो 1808 में मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। कब करवाया? जब मानसिंह ने जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, उस अवसर पर इसने जयपोल का निर्माण करवाया था। अब इसी युद्ध में कीरत सिंह सोडा महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर के किले की रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ते हुए कीरत सिंह सोडा वीरगति प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस जयपोल के पास में ही कीरत सिंह सोडा की छतरी भी बनी हुई है। जब आप जोधपुर किले को देखेंगे तो जयपोल के पास में एक बड़ी छतरी है जो कीरत सिंह सोडा की छतरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगली पोल आती है लोहापोल। अब आपको बता दूं कि ये जो किला है, किले का निर्माण तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस किले के चारों तरफ जो परकोटा है, जो दीवार है, उसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये जो लोहापोल है, इस लोहापोल का निर्माण भी 1548 में किसके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा। आप साथ साथ नोट करते रहें। वीडियो समझ में नहीं आए तो पॉज करें, रोकें, वापस रिवर्स करें, देखें। अब राजा मालदेव ने तो क्या किया था, इसकी शुरुआत करवा दी थी, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाया था। तो फिर महाराजा जय सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था। तो लोहापोल का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने। लेकिन कंप्लीट इसे पूर्ण किसने करवाया? महाराजा विजय सिंह ने। अब यहाँ जैसे जयपोल के पास में कीरत सिंह सोडा की छतरी है, तो लोहापोल के पास में 2 वीर शहीद हुए थे,
मामा और भांजा थे, धन्ना और भीमा। ये दो कौन थे? मामा और भांजा थे, जिनकी छतरी 10 खंभों की छतरी है, वो लोहा पोल के पास में बनी हुई है। ठीक है। अब इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये तो शहीद हो गए थे, तो छतरी तो पीछे किसी ने बनाई थी, तो पीछे बनाने वाला कौन था? तो उनका नाम था महाराजा अजीत सिंह राठौड़। ठीक है। अब ये जो धन्ना और भीमा है, ये कब शहीद हुए थे? ये क्या हुआ था कि इनके स्वामी थे पाली के ठाकुर मुकुंद सिंह। कौन थे? लिख देता हूं मैं आपके लिए, पाली ठाकुर मुकुंद सिंह। तो पाली ठाकुर मुकुंद सिंह, जो कि महाराजा अजीत सिंह के सामंत थे, कि एक आंतरिक विग्रह में क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका प्रतिशोध लेते हुए धन्ना और भीमा, दो मामा और भांजा थे, ये शहीद हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इसी लोहा पोल पर 81 रानियों की हथेलियों के निशान है। 81 रानियों की हथेलियों के निशान है। तो प्रश्न बन भी सकता है, ये थोड़ा हट करके है बाकी किलों से। अब हम बात कर लेते हैं फतेह पोल की। फतेह पोल है वो किले के लगभग दक्षिण और पश्चिम की तरफ है, यानी कि कह सकते हैं कि ये लगभग जालोर की तरफ बनी हुई है। ठीक है। अब इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? जब जोधपुर से मुगल खालसा उठा लिया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था? फतेह पोल का। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी, इस फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया? तो इस फतेह पोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। अब आपको बता दूं कि ये जो राजा राम मेघवाल है और ब्राह्मण के कलेजे की जो बलि दी गई थी, वो क्यों दी गई थी? उसमें कहा गया था कि ये किला है वो सदैव अजय बना रहेगा, इसलिए किसी व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए ताकि ये सदैव अजय रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, और ये उस समय की कहने की बातें थी जिनको मान लिया गया था राजा महाराजाओं के द्वारा, और राजा राम की वहाँ बलि दे दी गई थी। और जो किंवदंती है कि एक ब्राह्मण का कलेजा भी हवन में दे दिया गया था, तो ऐसा नहीं है। तो इन सभी की जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे जोधपुर के दुर्ग का इतिहास क्या है। तो ये तो मेन पोलें हो गई। अब और पोल है, जैसे इसके अंदर अमृत पोल है। ठीक है, ये भी कहाँ है? जोधपुर के किले में। एक जोधा जी का फलसा भी है। जोधा जी का फलसा का मतलब क्या है? गेट या दरवाजा। एक खांडी पोल है यहाँ पर। क्या है? खांडी पोल है। एक यहाँ पर सूरज पोल भी है। छोटी छोटी पोलें हैं ये। लोहा पोल अपन ने पढ़ लिया है। एक यहाँ पर भैरव पोल भी है, और यहाँ पर एक ध्रुव पोल भी है। इन सभी पोलों के नाम अब थोड़े अलग अलग कर दिए गए हैं। जो जिस वर्तमान शहर को मिला रही है उसी शहर के नाम से उस गेट का नाम दे दिया, जैसे नागौरी दरवाजा हो गया, स्वस्ति गेट हो गया, इस प्रकार। तो ये तो था हमारा किले के बारे में, और अब हम पढ़ लेते हैं इस किले का थोड़ा सा इतिहास। अब बात कर लेते हैं जोधपुर किले का इतिहास। जोधपुर तो जोधपुर किले का इतिहास में इस किले ने कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब राव जोधा की मृत्यु हो गई थी, राव जोधा की मृत्यु के बाद, तो बीकानेर राज्य के जो संस्थापक थे उनका कनिष्ठ पुत्र यानी कि छोटा बेटा कौन? बीका ने राज चिन्ह लेने के लिए सुजा के शासनकाल में जोधपुर दुर्ग के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। ठीक है।
तो किसके शासनकाल में? शुजा के शासनकाल में। किस लिए आक्रमण किया? राज चिन्ह लेने के लिए, राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राज चिन्ह है वो किसके पास थे? जोधपुर के महाराजा के पास। लेकिन उसकी माता थी जसमादे, तो जसमादे ने मेल मिलाप करवा करके इसको वापस लौटा दिया था। और इस दुर्ग ने एक और राव मालदेव का प्रताप देखा, तो दूसरी तरफ इसने शेरशाह सूरी के शासनकाल में राठौड़ राजलक्ष्मी का अल्पकालिक प्रभाव भी देखा है। ठीक है, तो लगभग कहते हैं कि 1544 के अंदर अफगान शासक था शेर शाह सूरी। अफगान शासक कौन था? अरे वापस वही लिख दिया, शेर शाह सूरी। ने इस किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसलिए कहते हैं कि राजा राम की बलि क्या गई? बेकार। क्यों? क्योंकि वो इसलिए दी गई थी ताकि ये किला सदैव अजय रहे, लेकिन 1544 ईस्वी में शेरशाह ने इस किले पर अधिकार कर लिया, अधिकार किया। ठीक है, और उसने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस मस्जिद का नाम है सूरी मस्जिद। मस्जिद का क्या नाम है? ये ध्यान रखना, सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब शेरशाह ने कब आक्रमण किया था? तो शेरशाह सूरी ने लगभग 1544 में, 1544 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। क्या कहते हैं? गिरी सुमेल का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा, बराए एक मुस्त एक बाजरा, बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदम, यानी कि खैर हुई वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था, सल्तनत नहीं, बादशाहत खो देता। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस युद्ध में मालदेव ने शेरशाह सूरी को कड़ी टक्कर दी थी। वो कुछ विशेष कारण ही थे जिसके कारण मालदेव को पराजय हुई थी, अन्यथा मालदेव यहाँ पर विजयी होते थे। अगर वो विजयी हो जाते तो शेरशाह सूरी का यहीं से अंत हो जाता और वापस वो कहाँ चला जाता? अफगान चला जाता। लेकिन यहाँ वो विजयी हुआ, फिर बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान पर क्या की? बादशाहत कायम रखी। और उसके बाद में शेरशाह के मरते ही 1546 ईस्वी में भांगेसर के युद्ध में अफगानों को पराजित कर मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो युद्ध कौन सा हुआ था? भांगेसर युद्ध। ठीक है, भांगेसर युद्ध में विजयी होकर पुणे जोधपुर पर कब्जा किया था। पुणे जोधपुर को अपने अधीन लिया था। किसने? मालदेव ने। राव मालदेव ने। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था वो ध्यान रखना आपको, भांगेसर का युद्ध। फिर कहते हैं कि रावचंद्र सेन, ये बहुत ही बहादुर शासक हुए थे। रावचंद्र सेन के शासनकाल में लगभग कहते हैं 1565 ईस्वी में, तो 1565 ईस्वी में मुगल सूबेदार हसन कुली खां
मुगल सूबेदार का नाम ध्यान रखना है। क्या नाम था? कुली खान, हसन कुली खान। हसन कुली खान ने इस पर वापस अधिकार कर लिया। देखिए, 2 बार ये हाथ से निकल गया था। बाद में मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर यह दुर्ग, अब यहाँ राव चंद्र सेन ने आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था। अब किसने किया? मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर कौन पुनः शासक बना? तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ये दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को इनायत में दे दिया गया था। फिर लगभग बताते हैं कि 1674 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की काबुल में जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में औरंगजेब ने जोधपुर के दुर्ग पर मुगल खालसा बिठा दिया। परंतु दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ सरदारों के अनवरत संघर्ष और प्रयासों से अजीत सिंह ने जोधपुर पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित किया गया था। तो यहाँ ये सवाल इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? काबुल में। ठीक है, और फिर वहां सहयोग किसका रहा वापस इसे किले को पाने में? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास और राठौड़ के सहयोग से राजस्थान के शासकों में अगर राठौड़ों की बहादुरों की गिनती होती है तो वहां वीर दुर्गादास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस सहयोग से अजीत सिंह ने इसे पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इस किले का एक छोटा सा इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं इस किले के अंदर जो छोटे मोटे किले हैं, छोटे दुर्ग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दुर्ग के प्रमुख महल। तो इसमें 1 नंबर लेते हैं हम श्रृंगार चौकी। तो ये जो है वो दौलत खाने के आंगन में बनी हुई है और इसका जो निर्माण है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा तखत सिंह के द्वारा। तो श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तखत सिंह का है। ठीक है, इसकी एक और बात यह है कि जोधपुर के जो महाराजा हैं, इन महाराजाओं का राज तिलक है वो यहीं किया जाता है, श्रृंगार चौकी के ऊपर। इसी चौकी पर किया जाता है। ठीक है, ये हो गई श्रृंगार चौकी। दूसरा आता है मोती महल। अब मोती महल के बारे में क्या खास बात है? इसका निर्माण है वो 1602 ईस्वी में करवाया गया था। 1602 ईस्वी में। ठीक है, और निर्माणकर्ता कौन था? निर्माण करवाने वाला महाराजा तो वो थे महाराजा सूर सिंह। तो महाराजा सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी छतों और दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम है वो महाराजा तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो छत पर बारीक
बारीक नक्काशी, ठीक है, छत पर बारीक काम व सोने की पॉलिश किसने करवाई? महाराजा तखत सिंह ने। तो श्रृंगार चौकी और मोती महल दोनों का ही निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार चौकी का तखत सिंह ने करवाया और मोती महल का सूर सिंह ने करवाया, लेकिन इसकी छत पर जो नक्काशी है वो तखत सिंह ने करवाई थी। अब तीसरा महल आता है हमारे सामने, फतेह महल। फतेह महल भी ठीक है। फतेह महल का निर्माण जोधपुर से मुगल खालसा उठने के उपलक्ष्य में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? महाराजा अजीत सिंह ने, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको एक पोल भी बताई थी। कौन सी पोल? फतेह पोल। तो फतेह पोल और फतेह महल है, ये दोनों ही जोधपुर के दुर्ग से मुगल खालसा के उठने के उपलक्ष्य में अजीत सिंह के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। तो इसका एक और लिख देते हैं, मुगल खालसा उठने के उपलक्ष्य में। तो ये हो गई फतेह महल की। इसके अंदर एक महल और है जिसका नाम है फूल महल। यहाँ महल अलग अलग नहीं बने हुए हैं क्योंकि जगह है संकड़ी, इसलिए एक महल के ऊपर दूसरा महल, दूसरे महल के ऊपर तीसरा महल बना हुआ है। तो इसका निर्माण है वो लगभग 1781 ये विक्रम संवत हो गया, और अपन बात कर लेते हैं 1724 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह के द्वारा, अभय सिंह द्वारा निर्मित। तो महाराजा अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा एक और महल है जिसका नाम है तलहटी महल। तलहटी महल का निर्माण है वो सूर सिंह ने करवाया था, सूर सिंह द्वारा निर्मित, ठीक है। तो तलहटी महल का निर्माण सूर सिंह के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर एक खबका महल और है, खबका महल, नाम भी अजीब है इसका। तो खबका महल जिसे ख्वाबगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्वाबगाह। तो इसके अलावा और भी छोटे बड़े कई सारे महल हैं, जैसे तख्त विलास महल है, बिचला महल है, दौलत खाना, चौखिलाव महल, रणिवास है, तोप खाना, रंग महल, जनाना महल, ये। और इसके अलावा यहाँ एक महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नाम का एक संग्रहालय भी है। इस चीज़ को आप थोड़ा नोट कर लें, महाराजा मानसिंह पुस्तकालय। पुस्तक प्रकाश, ये पुस्तकों का संग्रहालय है जिसे ऐसा नाम दिया गया महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश। ये एक पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय। ये भी इसी के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं जसवंतड़ा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में ही महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जसवंतड़ा का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सरदार सिंह द्वारा, महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। और कब करवाया गया था? 1906 ईस्वी में। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। कब और क्यों करवाया गया था? जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, ठीक है। अब इस जसवंतड़ा को मारवाड़ या राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी तुलना ताजमहल से करवाई जा सकती है। अगर आप जोधपुर आते हैं तो आपको जोधपुर में इस किले को ज़रूर देखना चाहिए।
तो ये तो थे हमारे किले, और अब हम बात कर लेते हैं मुख्य मंदिर, यहाँ पर जो भी मुख्य मंदिर बने हैं उनके बारे में। मुख्य मंदिर या मस्जिद कौन कौन सी है, इनके बारे में हम यहाँ अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ आता है चामुंडा माता का मंदिर। ये राठौड़ों की आराध्य देवी थी, ठीक है। और अब इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किले का जब निर्माण हो रहा था तब ही राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और फिर क्या होता है कि जब 1857 ईस्वी का समय है, तब बारूद खाने पर बिजली गिर जाती है। क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है। तो उससे हुए विस्फोट से ये मंदिर है वो नष्ट हो जाता है। मंदिर नष्ट हो जाता है, टूट फूट जाता है, क्षतिग्रस्त या खंडित हो जाता है, ठीक है। तो जब मंदिर खंडित हो गया है तो इसका जीर्णोद्धार करवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तब इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? जीर्णोद्धार हो गया महाराजा तख्त सिंह द्वारा, ठीक है। और इसमें एक और कहते हैं कि मेहरानगढ़ दुखांतिका, यानी कि 30 सितंबर 2008 में अश्विन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा के नवरात्र हैं उसमें बताए जाते हैं कि लगभग 224 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कितने? 224 व्यक्ति। अब कई बताते हैं कि 217 है, कई 224 है। तो जहाँ तक 224 का सवाल है तो वो लगभग सही है। तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता कितने लोग मारे गए थे, लेकिन आरपीएससी या जो भर्ती एजेंसी उनका कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी सवाल किया जा सकता है। तो ये जो दुखांतिका हुई या ये जो घटना हुई, इस घटना की जांच किसे दी गई थी? तो इस जांच की जो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा। इस समिति ने क्या किया था? इसकी जांच की थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुरली मनोहर जी और आनंद धन जी का मंदिर भी है। चलिए, दूसरा मंदिर हो गया मुरली मनोहर, यानी कि भगवान कृष्ण, मुरली मनोहर और आनंद धन जी। आनंद धन जी का मंदिर। तो मंदिरों के बारे में ज़्यादा चामुंडा का या नागणीची माता का पूछा जाता है, फिर आप इसे भी याद ज़रूर रखें। और इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह के काल में हुआ था। महाराजा अभय सिंह के समय। जब शासक वही थे तो उन्होंने ही करवाया होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ मंदिर। और अब एक मंदिर और है यहाँ पर जिसका नाम है नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता है वो राठौड़ों की कुलदेवी है, और इनका जो बड़ा मंदिर है वो बाड़मेर जिले के पचपदर तहसील के नागणा गांव में है, ठीक है। तो यहाँ राठौड़ों की कौन है? ये देवी है, वो कुल देवी है, ठीक है। और इसका जो मुख्य मंदिर है देवी का वो बाड़मेर के नागाना में है। बहुत ही अच्छा मंदिर है और हर व्यक्ति को यहाँ जरूर जाना चाहिए। इसके बारे में ऐसा है, इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ जो देवी की मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनी हुई मूर्ति, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। अब आ जाती है मस्जिद। तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है, इसको ज़रूर याद रखें, और इस मस्जिद का नाम है सूरी मस्जिद। और इस सूरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
शेर शाह सूरी ने 1544 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जहूर खां की मज़ार और भूरे खां की मज़ार भी है। यहाँ पर 2 मज़ारें हैं। ठीक है, एक का नाम क्या है, जहूर खां, और एक है भूरे खां। ठीक है, ये 2 मज़ारें भी यहाँ पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं किले में स्थित प्रमुख तोपों की। तो यहाँ कौन कौन सी तोपें हैं? तो यहाँ पर शंभू बाण, गजनी बाण और किला तोप, ये प्रमुख तोपें हैं यहाँ पर। तो ये जो शंभू बाण है, इसे महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीन कर के ये जोधपुर लेकर आए थे। सर बुलंद खां से छीन कर। ठीक है, और गजनी बाण है वो महाराजा गज सिंह ने लगभग 1607 ईस्वी में जालोर विजय से प्राप्त की थी इन्होंने। मतलब ये जालोर से लाई हुई तोप है। ठीक है, गजनी। फिर आती है किला तोप। तो किला तोप है, ये महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से इसका निर्माण करवाया था। महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई। तो ये प्रमुख तोपें हैं जो वहाँ अभी भी पड़ी हैं। और इस किले में लगभग जो जल स्रोत है उनकी बात कर लेते हैं। तो जल स्रोतों में एक तो रानीसर तालाब है, जिसका निर्माण राव जोधा की हाडी रानी, राव जोधा की हाडी रानी, जिसका नाम क्या था, जसमादे। जसमादे ने इसका निर्माण करवाया था। पहले ये जो तालाब था वो किले के परकोटे से बाहर था, लेकिन मालदेव ने क्या किया था, इसकी प्राचीर का विस्तार करवाया था। तो फिर ये कहाँ आ गया, किले के अंदर। और फिर आता है पद्म सागर। तो इसका निर्माण राव गंगा की रानी पद्मावती के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पद्म सागर। ठीक है, अब इन जलाशयों से, अब किला तो था ऊपर, जलाशय थे नीचे, तो इन जलाशयों से जो पानी है किले के ऊपर रहट के द्वारा पहुंचाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर इस किले में 1974 में क्या संग्रहालय बना दिया गया था। ठीक है, तो उस संग्रहालय, ये जो संग्रहालय है वो देश के सबसे धनी संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ कुछ। संग्रहालय सबसे धनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकबर की तलवार है। ठीक है, और चांदी का होदा है यहाँ पर, चांदी का होदा है। ठीक है, और कलापूर्ण भित्ति चित्र भी यहाँ पर ही है। अब मैंने 2 अंग्रेजों के बारे में बता दिया था। एक रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण परियों और फरिश्तों ने बनवाया था। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि इस किले की जो सल्तनत है उसकी देखभाल राव जोधा के पुत्र यहाँ के झरोखे और खिड़कियों से कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो विद्वान था वो थे जैकलिन फर्नांडिस नहीं, जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने
मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां अजूबा कहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां अजूबा किसने कहा? तो वो थे जैकलिन कैनेडी। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए एक दुआ भी प्रसिद्ध है, बाल हट बंका देवड़ा करतब बंका गोड़, हाडा बंका गाड़ में रण बंका राठौड़। ठीक है, तो कई कहावतें दोहे वगैरह कहा जाता है, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान, ये बातें भी इनके लिए कही जाती है। ठीक है, और जोधपुर में भी एक और किला है जिसे हम मंडोर का दुर्ग भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कब और किसने करवाया इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जो किला था वो भूकंप से नष्ट हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर बौद्ध शैलों से बने स्तंभ, दरबार कक्ष और 7वीं शताब्दी के एक वैष्णव मंदिर के भी अवशेष मिले हुए हैं। तो ये थी यहाँ के मंदिरों, तालाबों और तोपों के बारे में जानकारी। तो साथियों, इस प्रकार हमने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को पढ़ा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, जो कोचिंग सेंटर नहीं देख पाते हैं, तो वो यहाँ आसानी से बैठ करके वर्तमान की परिस्थितियों में अपनी तैयारी कर सकें। साथियों, आपको मैं बता दूं कि हमारा एक साला सुगम यूट्यूब चैनल है, वो शिक्षक साथियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और वहाँ पर डेली 1 या 2 से वीडियो आते रहते हैं और वो दैनिक जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित वीडियो होते हैं, बहुत उपयोगी हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों और कम्पिटिटर्स के लिए, प्रतियोगियों के लिए शिक्षा सुगम यूट्यूब है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट www.salasugam.com को ज़रूर विजिट करें। यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर और कम्पिटिटर कॉर्नर के अंदर अलग अलग प्रकार की किताबें, नोट्स, PDF, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर्स, 10 साल 15 साल पुराने पेपर वगैरह उपलब्ध हैं। हमारे फेसबुक पेज साला सुगम को ज़रूर ज्वाइन करें, लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक दे रखे हैं, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा सुगम ई स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे कर दें लाइक और चैनल को करें शेयर और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका प्यार इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।